एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस इसकी काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट नंबर 23 लेकर आए। ठीक है, 22 वाले पार्ट में पीछे वाला पार्ट था, उसके अंदर अपन ने देखा कि ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, अभिगमन परिघटना अपन पढ़ रहे थे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अभिगमन परिघटनाएं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन अलग अलग अपने पास पॉइंट निकलेंगे। तो कल अपन ने विसरण वाली कंडीशन पढ़ ली थी, डिफ्यूजन, विसरण, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, आज अपन इसका अगला वाला पॉइंट पढ़ेंगे। विसरण वाला हो गया था, जिसमें अपने पाया कि अणु का संख्या फ्लक्स घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट एन, उनकी संख्या घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। या जेन बराबर डी, डी एक कांस्टेंट लगा और ये डी क्या कहलाता था, आपका विसरण गुणांक कहलाता था। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा कि अगर पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन हो तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसा बता सकते हैं, डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। पर्टिकुलर अगर अपन एक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं तो एक्स डायरेक्शन के लिए अपना फॉर्मूला ऐसे इस प्रकार सेट हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ जो नेगेटिव साइन वो क्या बता रहा है कि जो भौतिक राशि का अभिगमन गुणांक है वो उसकी ग्रेडियंट की दिशा की क्या है, अपोजिट साइड में। ओके, ये चीज़ कल अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे इसका श्यानता गुणांक। 3 पॉइंट पढ़ने अपने को, विसरण, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट और ऊष्मा चालकता गुणांक, थर्मल कंडक्टिविटी। इन तीनों चीज़ों के बाद अपन फिर बाद में इनका फॉर्मूला विस्तार रूप में निकालेंगे। तो चलो आइए सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास उसमें अंदर देखना अभिगमन परिघटना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसमें मैंने बोला 1 पॉइंट करा दिया, 2 पॉइंट और करना है आपको। चलो आइए सेकंड वाला पॉइंट करते हैं अपन। जब किसी द्रव में, उसी के अंदर सेकंड है ना, जब किसी द्रव में वेग प्रवणता उत्पन्न होती है, वेग प्रवणता का मतलब dv अपॉन dx, पहले वाली क्लास में निकलता है, वेग प्रवणता उत्पन्न होती है। ठीक है, जब किसी द्रव में वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है, वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो संवेग का अभिगमन होता है। किसका, संवेग का। यहाँ पर तो कणों द्वारा संवेग का अभिगमन होता है। ओके, कि जब किसी द्रव के अंदर वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों द्वारा क्या होता है, संवेग का अभिगमन होता है। इस परिघटना को श्यानता कहते हैं। ये भी कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी श्यानता। इस परिघटना को श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज, मतलब अणु का संख्या घनत्व निकले तो विसरण निकलेगा, और अगर आपका संवेग का अभिगमन, मोमेंटम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, संवेग का अभिगमन हो तो वहाँ पर श्यानता आएगी। मतलब क्या करें अपन कि जब किसी द्रव के अंदर वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों के द्वारा क्या होता है, संवेग का अभिगमन होता है। इस परिघटना को अपन क्या बोलेंगे, श्यानता कहते हैं। आगे देखिए, यदि किसी तरल का प्रवाह x दिशा में है, पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन में है, x दिशा में। यदि किसी तरल का प्रवाह x दिशा में है और वेग प्रवणता z दिशा में हो, और वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट कौन सी दिशा में हो, z दिशा में हो, और वेग प्रवणता z दिशा में हो, वेग प्रवणता z दिशा में हो तो z दिशा के लंबवत, तो z दिशा के लंबवत अर्थात z दिशा के लंबवत अर्थात z दिशा के लंबवत अर्थात XY तल में, z दिशा के लंबवत अर्थात XY तल में एकांक क्षेत्रफल पर
एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल से, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल से, एक बार है ना मैं लैंग्वेज लिख लेता हूँ क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी इसकी डिफिकल्ट है, लैंग्वेज के अनुसार ही अपन इसको फॉर्मूला सेटअप करेंगे। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल से अभिगमित x दिशा में संवेग, अभिगमित x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, x दिशा में संवेग फॉर्मूला बनेगा अपने पास F/A, ठीक है, बराबर JPX इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है संवेग का फॉर्मूला क्या होता है कि AdVx/dz, या यूं कहे तो JPX बराबर माइनस नीटा AdVx/dz, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन आ गई जहाँ पर श्यानता के अंदर क्या हो रहा है, संवेग का अभिकरण हो रहा है, जहाँ नीटा क्या होगी आपकी, नीटा हो जाएगी आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट, श्यानता गुणांक, ओके। ये सेकंड पॉइंट हो गया ट्रांसपोर्ट फेनोमेना का। थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हमने 3 पॉइंट, फिर उसके बाद अपन इन सभी का विस्तार रूप देखेंगे। तो आइए अपन ने क्या किया कि जब किसी द्रव में वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों द्वारा, उस द्रव के जो कण है वो संवेग का क्या होता है, अभिगमन। संवेग का अभिगमन का मतलब ये हो गया कि वेग प्रवणता उत्पन्न होने का मतलब वेग जब कोई कण चलने लग गया तो उसके अंदर वेलोसिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो वेलोसिटी उत्पन्न होने का मतलब ही संवेग है, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। तो इसका मतलब v अपने पास है तो अपन P भी निकाल सकते हैं। तो संवेग का अभिगमन हो रहा है क्योंकि एक कण है वो पूरा जा रहा है आगे की तरफ, तो उस खुद का अपना पर्टिकुलर मास भी जा रहा है और पर्टिकुलर किसी वेग से गति कर रहा है, तो mv किसके बराबर हो जाता है आपका P के बराबर। तो संवेग का अभिगमन होता है, इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, श्यानता। विस्कोसिटी की एक और परिभाषा है, जहाँ कणों के संवेग का अभिगमन होता है वो भी कहलाएगी श्यानता। अभी अपन इसका बड़ा फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि यदि किसी तरल का प्रवाह, तरल ऐसे बह रहा है x दिशा में, तरल कैसे बह रहा है x दिशा में, तो वेग प्रवणता क्या होगी, z दिशा में, जस्ट इसके लंबवत z डायरेक्शन ले लिया अपन ने, z दिशा में। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि x y तल में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, देखिए क्षेत्रफल फिर उसके बाद कार्यरत बल, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल से अभिगमित x दिशा में संवेग JPX, x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा आपका JPX इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है अपन ने निकाला था AdVx/dz, फोर्स जो होता है ना, फोर्स के निकलता, ये एकांक हो गया, ये इसके बराबर है, उसके दोनों तरल के क्षेत्रफल के समानुपाती और वेग प्रवणता भी क्या होता है, समानुपाती, अपन ने पहले पढ़ रखा है। फिर अपन ने ये हटाया कांस्टेंट, अपने पास एक नीटा आ जाता, तो अपने पास JPX संवेग का जो घनत्व आया वो नीटा AdVx/dz, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अभी जब अपन इसका बड़ा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसी का निकालेंगे सबसे पहले विस्कोसिटी का, तब ये फॉर्मूला वहाँ पर काम आएगा। तो शॉर्ट पार्ट है, मेन जो बड़ी चीज़ें वो आपकी आगे है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो आइए आगे, यहाँ तक ठीक है। अब तीसरा पॉइंट करते हैं अपन, थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता। 3 चीजों का विसरण, मतलब 3 चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा, विसरण, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, एक मिनट, विसरण जिसको अपन बोलते हैं अणु का अभिगमन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, पर्टिकुलर अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। जब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसका वेग भी जा रहा है, इसका मतलब संवेग का अभिगमन भी हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा श्यानता ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। और लास्ट तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे एनर्जी, जब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसका एनर्जी का भी अभिगमन हो रहा है। 3 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उन तीनों चीज़ों को अलग अलग पार्ट में अपने को एक्सप्लेन करना है। चलो आइए थर्ड पॉइंट करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 3, जब किसी माध्यम में ताप प्रवणता, जब किसी माध्यम में ताप प्रवणता ग्रेडियंट T, ऐसे ही लिखेंगे अपन, जब किसी माध्यम में ताप प्रवणता ग्रेडियंट T होती हैं तो उसके पृष्ठों के लंबवत, तो उसके पृष्ठों के लंबवत ग्रेडियंट T होती हैं तो
उसके पृष्ठों के लंबवत उसमें ऊर्जा का अभिगमन होता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें ऊर्जा का अभिगमन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसमें ऊर्जा का अभिगमन होता है यदि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, यदि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, A अपॉन टी, ऐसे लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में। तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊर्जा फ्लक्स घनत्व, अभिगमित ऊर्जा फ्लक्स घनत्व, अभिगमित ऊर्जा फ्लक्स घनत्व JU हो तो अपन लिख सकते हैं कि JU इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट T, ताप की प्रवणता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और JU बराबर माइनस के, एक अपने यहाँ पर गुणांक लग गया, माइनस के ग्रेडियंट T। ठीक है, ये पर्टिकुलर अपने पास कोई वैल्यू आ गई जहाँ के उष्मा चालकता गुणांक है, जहाँ के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी होगी के, यहाँ पर क्या हो गया अपना थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, तथा यह है अभिगमन परिघटना, तथा यह है अभिगमन परिघटना उष्मा चालन कहलाती है, उष्मा का चालन, उष्मा चालन कहलाती हैं। ठीक है, देखो मैं थ्योरी भी इसलिए लिख रहा हूँ कि आप नोट्स नहीं बना पाओगे, बुक्स के अंदर बहुत लेंदी है। तो जब आपको बड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट फेनोमेना यानी अभिगमन परिघटना को समझाइए, तो कल और आज जो मैंने तीनों पॉइंट बताए वो आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, लेकिन अब जब अपन तीनों का विस्तार रूप पढ़ेंगे ना, उसका क्वेश्चन ही अलग आएगा, मैं आपको लिखा दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो अपना तीसरा पॉइंट हो गया कि जहां ऊर्जा का अभिगमन, वहां पर निकलेगी उष्मा चालकता, मतलब जब कोई अणु एक स्थान से दूसरी स्थान पर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी ऊर्जा का भी अभिगमन होता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि जब किसी माध्यम में ताप प्रवणता क्या हो, ग्रेडियंट T होती है, तो उसके पृष्ठों के लंबवत उष्मीय ऊर्जा का भी क्या होता है, अभिगमन होता है। जाएगा श्योर है। ठीक है, तो यदि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊर्जा फ्लक्स घनत्व JU हो तो JU इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट T, और JU बराबर एक कांस्टेंट लग गया K ग्रेडियंट T, जहाँ K आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक है। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर सकते हैं, यदि ताप प्रवणता, यदि ताप प्रवणता x दिशा में, x दिशा में अर्थात dt/dx, यदि ताप प्रवणता x दिशा में अर्थात dt/dx, तो ताप प्रवणता के अनुसार, तो ताप प्रवणता के अनुसार, तो ताप प्रवणता के अनुसार एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, ताप प्रवणता के अनुसार एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में अभिगमित उष्मीय ऊर्जा घनत्व, अभिगमन बोला ट्रांसपोर्ट, उष्मीय ऊर्जा घनत्व, अभिगमित उष्मीय ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, JU x बराबर Q अपॉन A बराबर माइनस के dt अपॉन dx। ठीक है, माइनस के dt अपॉन dx, या Q बराबर अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा Q बराबर माइनस के A dt अपॉन dx। ठीक है, ये उष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, काम आएगा आगे, जहाँ के आपको पता है उष्मा चालकता गुणांक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं अपने को, जहाँ के उष्मा चालकता गुणांक, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये अपने तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए।
तीसरा पॉइंट अपन ने निकाल दिया, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का। यदि ताप प्रवणता कौन सी डायरेक्शन में हो, एक्स दिशा में हो, तो मतलब dT/dx लिख सकते हैं। तो ताप प्रवणता के अनुसार एकांक क्षेत्रफल पर, ये एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जो ऊष्मीय ऊर्जा का अभिगमन होता है, ऊपर क्यों आ गया, एकांक क्षेत्रफल पर ऊष्मीय ऊर्जा का अभिगमन बराबर -k dT/dx। तो यहाँ से मैंने Q बराबर निकाल दिया, तो -k dT/dx। ये तीनों पॉइंट आपके कंप्लीट है। ट्रांसपोर्ट फेनोमिना क्या होता है, अभिगमन परिघटना, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में लिखा ही, देखना। फिर उसके बाद अपने पास 3 पॉइंट आए, ये तीनों पॉइंट हो गए कंप्लीट। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ, ये आपको तीनों बताने हैं उसमें, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो विसरण निकाला, विसरण मतलब 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक कंडीशन होगी कि जब कोई गैस के जो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनका खुद का भी अभिगमन हो रहा है, तो वो आपका विसरण, जिसमें अणु का खुद का अभिगमन या अणु के द्रव्यमान का ट्रांसपोर्ट। एक पहला पॉइंट निकला आपका विसरण, जो अपन ने पढ़ लिखा है, फिक्स का नियम भी था। इसके अंदर कौन सा नियम आया था, फिक्स का नियम, फिक्स लो, मैंने फिक्स लिया था ना, उसको फिक्स करना, आप थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था उसे। फिर उसके बाद सेकंड अपन ने पढ़ा कि जब कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उस अणु के मोमेंटम का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, संवेग का भी अभिगमन। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, संवेग का अभिगमन, मोमेंटम ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको अपन ने श्यानता बताया था, ठीक है, उसका भी अपन ने फॉर्मूला निकाला, विस्कोसिटी, ओके। और तीसरा पॉइंट देखा कि जब कोई कण, गैस के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनकी एनर्जी भी जाती है, उनकी ऊर्जा भी जाती है, जब अपन ने निकला थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालन। तो ये तीनों पॉइंट अपन ने देख लिए और तीनों के फॉर्मूले भी अपने पास आ गए। अब अपन इन तीनों का विस्तार रूप देखना है। अब यहाँ से वापस आपका टॉपिक अलग हो जाएगा कि श्यानता का जो संवेग का जो अभिगमन हो रहा है उसका कितना माना था। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले पूरी थ्योरी है, आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना, लिखाना भी बहुत जरूरी, तब जाकर आप उस थ्योरी को समझ पाओगे, कैसे किस प्रकार कण एक स्थान से दूसरी स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो रहे। ये टॉपिक दिखने में ऐसे लगता है अटपटा है, लेकिन आप इसको जब एक बार लिखने के बाद 2 या 3 बार रिवीजन करोगे अच्छे से, तो आपको हर एक लाइन क्लियर से अच्छे से समझ में आ जाएगी। और श्योर है इसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, इससे आपको डिले नहीं करना है, इसको, इस टॉपिक को अच्छे से करना है। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो चलो आइए, अब अपन सबसे पहले करते हैं किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, या संवेग का अभिगमन श्यानता के अंदर। चलो आइए, पहले अपन विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं। नंबर 1 श्यानता, ठीक है, जिसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, संवेग का अभिगमन, किसका अभिगमन हो रहा है, संवेग का अभिगमन। तो अपन लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आप हिंदी में लिख लेना, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। संवेग का अभिगमन, जैसे श्यानता है तो श्यानता किसे कहेंगे, श्यानता में अपने देखा था विस्कोसिटी में, जब कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है या ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके संवेग का अभिगमन होता है, और यही घटना क्या कहलाती है आपकी, श्यानता कहलाती है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, संवेग का अभिगमन। चलो आइए, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं इसमें, फिर इसको समझेंगे अपन। एक, 2, 3, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। 4 और 5, ये 5 अपने पास पर्टिकुलर अलग अलग परत आ गई, ठीक है। और ABCD यहाँ पर मैं लिखूँगा ABC और D, ठीक है। ABCD अपने पास 4 अलग अलग स्टेप हो गई। फिर उसके बाद PQR 3 अपने पास अलग अलग परत है, PQ और R तीनों हो गए अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद Z और Z प्लस लैम्डा, यहाँ पर तो आपका Z बराबर 0 है, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया आपका Z, और ये अगले वाला स्टेप हो गया आपका Z प्लस लैम्डा। P तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका Z प्लस लैम्डा, ठीक है। एक तो आपका Z हो गया और एक आपका क्या हो गया Z प्लस लैम्डा। एक बार अपन जब थ्योरी लिखेंगे ना तो और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो चलो आइए अपन पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी स्टार्ट करते हैं और आगे अपन समझते जाएंगे। माना किसी गैस का XY तल, माना किसी गैस का XY तल में स्थित दो समांतर पृष्ठों, माना किसी गैस का XY तल में स्थित दो समांतर पृष्ठों AB व CD के मध्य धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। AB व CD के मध्य धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। यहाँ तक देखिए आप क्या लिखा, इसको अपन वापस समझते हैं कि अपन ने देखा कि द्रव आपका ये दो परत हो गई। डायग्राम बड़ा समझाया क्योंकि डायग्राम समझने के लिए। ऐसा आपका द्रव बह रहा है, ऐसे ही बता कंटिन्यू। धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या होता है कि एक बार निकल गया वापस पुनः उसी स्थान से दूसरा आपका द्रव गुजर रहा, कंटिन्यू एक साथ गुजरना। तो ये अपन ने डायग्राम को थोड़ा बड़ा समझा। तो ये ऊपर वाली परत होगी इसकी CD, ठीक है, और ये इसकी नीचे वाली परत होगी AB। डायग्राम में देखिए AB और CD, इसके मध्य द्रव बह रहा है। आपको पता है कि जैसे जैसे सतह से इसकी परत बढ़ती जाती है उसका वेग भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, विस्कोसिटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो इन दोनों पृष्ठों के बीच में द्रव बह रहा है, ऐसे कंटिन्यू बह रहा है। ओके, आगे चलिए, आगे लिखेंगे अपन। माना यह गैस X दिशा में प्रवाहित हो रही है, पर्टिकुलर X डायरेक्शन में चल रही है, ये अपने यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो माना यह गैस X दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। अभी तो देखिए थ्योरी भी तो कम से कम 3-4 बार अपना बोर्ड एरेज होगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। पहले वाले की थ्योरी समझना बहुत जरूरी, फिर अपन सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे ना। इसके 3 पार्ट थे ट्रांसपोर्ट ऑफ फेनोमेना में, कि किसी कण का कितने प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन जब अपन सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे तो उसको ईजी हो जाएगा। लेकिन पहले एक बार फर्स्ट बार में इसकी थ्योरी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि माना यह गैस X दिशा में इस प्रकार प्रवाहित हो रही, पर्टिकुलर X डायरेक्शन में। पृष्ठ AB स्थिर है आपका, पृष्ठ AB क्या है, स्थिर है। मतलब जिस पात्र के अंदर गैस भरी हुई उसका सबसे नीचे वाला पार्ट AB, इसका मतलब यहाँ पर स्थिर है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कण गैस का प्रवाह नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो पृष्ठ AB स्थिर है, अतः वह परत जो इस पृष्ठ के संपर्क में है, अतः वह परत जो इस पृष्ठ के संपर्क में है उसका वेग 0 होता है। उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। ये अपने पास लाइन आ गई। मतलब यहाँ पर गैस का X दिशा में प्रवाह है तो Vx क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि नीचे वाला परत क्या है आपकी, स्थिर है। वापस आगे जैसे जैसे परत की दूरी AB से बढ़ती हैं, जैसे जैसे परत की दूरी AB से बढ़ती हैं तो परत का वेग भी बढ़ता जाता है, पता अपने को। तो परत का वेग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो परत की क्या होगी, वेग भी बढ़ेगी यहाँ पर। तथा माना Z दिशा में वेग प्रवणता क्या है, dV/dz। अपने को पता है जो वेग प्रवणता है वो स्थिति के अनुसार चेंज होती। कोई भी वैल्यू अगर वहाँ पर आगे आपके प्रवणता लग रहा है ग्रेडियंट, तो वो उसका मान स्थिति के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ तक आप देखिए
कोई दिक्कत नहीं अपने को कि अपन ने ये लिखा, एक बार इसको अपन वापस समझ लें। आपको पता है जब अपन ने श्यानता पढ़ा था सेकंड वाला पॉइंट, तो वहाँ पर अपन ने वेग प्रवणता लिया था और वेग प्रवणता के अनुसार ही अपन ने वो चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की थी। ठीक है, तो अपन ने देखा, आइए वापस, कि माना किसी गैस का एक सुई तल में स्थित दो समांतर पृष्ठों ए व बी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी के मध्य क्या हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। माना ये गैस एक्स दिशा में प्रवाहित हो रही, गैस कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक्स दिशा में। तो पृष्ठ ए बी आपका स्थिर है, ये पृष्ठ आपका क्या है, ए बी। तो इसका मतलब इस पृष्ठ के संपर्क में जो भी परत है वो बिल्कुल धीरे रहेगी, नहीं चलेगी। इससे जैसे जैसे अपनी दूरी बढ़ती जाएगी परत का वेग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही चीज़ अपन ने लिखी। तो आइए कि अतः वे परत जो इस ए बी पृष्ठ के संपर्क में है उसका वेग क्या होता है, 0 होता है, लिखा हुआ अपन ने। तो जैसे जैसे परत की दूरी ए बी से मतलब ऊपर बढ़ती जाती है तो परत का क्या होता है, वेग भी बढ़ता जाता है। तथा माना जेड दिशा, एक्स और जेड दो अपन डायरेक्शन लेके चले थे, एक्स और जेड। तो जेड दिशा में अपन वेग प्रवणता को कैसे लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। थ्योरी लिखनी है अपने को पूरी, यहाँ तक ये थ्योरी कंप्लीट है। आगे चलिए वापस, एक्स और जेड दो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। एक्स दिशा में गैस का प्रवाह हो रहा है और उसके जस्ट लंबवत जेड दिशा में अपन उसकी वेग प्रवणता देख रहे हैं। ओके, आगे क्या हो जाएगा अपने, यस, आगे अपने पास हो जाएगा कि स्थिर तल ए बी को यदि स्थिर तल, जो स्थिर तल है आपका ए बी, उसको यदि जेड बराबर 0 पर स्थिर माने, एक जगह रुका हुआ है ना, स्थिर माने, तो ए बी को जेड बराबर 0 पर स्थिर माने, तो इससे जेड दूरी पर स्थित, तो इससे जेड दूरी पर स्थित, इससे जेड दूरी पर स्थित तो कोई परत आपकी की क्यों, उसका वेग अपन मान रहे vx। इस परत का वेग अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पर vx मान लेंगे। तो चलो आइए, इस परत का वेग हो गया अपने पास vx। ओके, कि इससे जेड दूरी पर स्थित किसी परत q का वेग, किसी परत q का वेग vx है, क्या है, vx है। अब अपन ये चीज़ क्यों मानी, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। इसका रीज़न ये हो गया अपने पास कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, कि जैसे जैसे परत बढ़ती जाती है उसका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब अगर अपने पास ये दो परत है ऐसे, तो इसका वेग ज़्यादा होगा इससे, तो अपन ने यही परत क्यों ली। ये परत लेने का मतलब ये हो गया कि अपन इसके नीचे वाली परत का वेग भी निकाल सकते और इसके ऊपर वाली परत का भी वेग निकाल सकते। इसका मतलब इसके ऊपर वाली परत इसका वेग ज़्यादा होगा, जबकि इसके नीचे वाली परत इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर अपन यहाँ पर वेग निकालते इस वाली परत का, इस वाली परत का क्या हो जाएगा, vx प्लस एड होगा कुछ, लेकिन अगर अपन इसका निकालें नीचे वाली का तो क्या हो जाएगा, vx माइनस हो जाएगा। इसलिए अपन ने ये वाली परत ली, इससे जेड दूरी पर ये हो गई, और अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगी आपकी जेड माइनस लेमडा। ये जेड प्लस लेमडा है और ये क्या हो जाएगी आपकी जेड माइनस लेमडा। ठीक है, तो अपन ने लिखा कि किसी परत क्यू का वेग क्या हो गया अपने पास, vx है। अब अपन आगे चलते हैं, तथा जेड प्लस लेमडा व जेड माइनस लेमडा क्या क्या हो गया, जेड प्लस लेमडा और जेड माइनस लेमडा दूरियों पर स्थित, जेड माइनस लेमडा दूरियों पर स्थित जो परतें अपनी दूरियों पर स्थित परतें पी व आर के स्थित परतें पी व आर के वेग क्रमशः पी व आर के वेग क्रमशः से क्या हो जाएंगे अपने पास, vx प्लस लेमडा डेल vx अपॉन डेल जेड, तथा vx माइनस लेमडा डेल vx अपॉन डेल जेड। ठीक है, vx प्लस लेमडा एक ही हो गया, एक ही हो जाएगा। ठीक है, होंगे जहाँ लेमडा माध्य मुक्त पथ है, पढ़ रखा अपन ने मीन फ्री पथ, लेमडा क्या है आपका माध्य मुक्त पथ। चलो आइए अपन इसको प्लॉट करते हैं, जो अपन ने वैल्यू देखी कि इस परत के ऊपर वाली का वेग कितना हो जाएगा, vx प्लस लेमडा डेल vx अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसी प्रकार इस नीचे वाली का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा vx माइनस लेमडा डेल vx अपॉन डेल जेड। ये अपने पास
दोनों परतों के क्या हो गए, अलग अलग वेग अपने को प्राप्त हो गए। ठीक, ये इधर और ये भी इधर हो गए, पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में गतिशील है। अपन ने क्या देखा, एक बार आप वापस समझिए कि अपन ने ये देखा कि जो आपका पृष्ठ रुका हुआ है उसकी जेड डिस्टेंस पर एक कोई परत क्यू है बिल्कुल सेंटर में, वो परत वी वेग से गतिशील है। तो इससे जस्ट ऊपर वाली जो परत है पी, वो इससे जेड प्लस लेमडा, भाई उस पृष्ठ से भी उसकी दूरी बढ़ती जा रही, वो लेमडा पर अपन ने यहाँ पर ले लिया माध्यम मुक्त पथ, जो आपका मीन फ्री पथ है वो अपन ने यहाँ पर लेमडा बता दिया। ठीक है, तो अपन ने देखा कि इससे जस्ट जेड प्लस लेमडा दूरी पर से जो परत है उसका वेग बढ़ेगा और वो बढ़ेगा वी एक्स प्लस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। माना ये है, ये आपको ध्यान रखना पूरा इस प्रकार वेलोसिटी, और नीचे वाले का मान लिया वी एक्स माइनस लेमडा, मतलब उसमें माध्यम मुक्त पद भी जुड़ रहा है तथा उसकी वेग प्रवणता दोनों एक साथ जुड़ना जरूरी है, माइनस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। ये अपने पास कंडीशन आ गई। आगे चलिए, यहाँ तक ठीक है, क्या क्या चीज़ अपन ने लिख लिया, आपने डायग्राम समझा दिया। वापस आगे चलिए, अपन इसको चेंज करते हैं। आगे हो जाएगा अपने पास परत P से Q को पार करने वाले, परत P से Q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग, अणु का x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, m p से q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास m वी एक्स प्लस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जे। ठीक है, ये अपने पास पर्टिकुलर कोई वैल्यू आ गई। अपन ने क्या लिखा कि p से q को पार करने वाले, मतलब ये दोनों परत अपन ने उठा ली, ऊपर नीचे एक पृष्ठ है जिसके अंदर अपने पास 3 परतें हैं, ये सेंटर वाली होगी, ये इसके ऊपर और इस नीचे वाली। जब आपका एक नॉर्मल समझते हैं, ये तीनों परत होगी, यहाँ पर आपका द्रव गैस आगे की ओर एक्स दिशा में क्या है, गतिशील है। तो आपको पता पर्टिकुलर छोटे छोटे कण भी, ऐसे छोटे छोटे कण जो एक दूसरे इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अपन ने देखा गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है कि गैस के जो कण होते हैं वो किधर ही अनियमित चारों तरफ क्या कर सकते हैं, गति अव्यवस्थित गति कर सकते हैं, ये अपन ने देखा। तो इसका मतलब आपके कण इधर भी आ सकते हैं, ये वाला कण इधर भी जा सकता है, ये वाला कण इधर भी जा सकता है। इस मतलब यहाँ अणु का क्या हो रहा है, अभिगमन हो रहा है, संवेग का अभिगमन, कण का यहाँ से इधर जा रहा है। तो मैंने देखा कि परत P से, इस वाली परत P से Q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m v होता है। तो m तो ये हो गया, पर्टिकुलर इस परत P के लिए वेग क्या ले लिया अपन ने, वी एक्स प्लस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार r से भी ऊपर जाएंगे, r से भी ऊपर जाएंगे तो इसके लिए भी अपन लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ। देखो कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, इस टॉपिक को ऐसे आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, सीधा आपको डायरेक्ट लिखाएगा कि इसका मान ये हो सकता है। आया कैसे, जो भी मैं आपको हर एक पॉइंट समझा रहा हूँ। तो अपन लिखेंगे कि इसी प्रकार परत R से, इसी प्रकार परत R से Q को पार करने, परत R से Q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m वी एक्स माइनस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, एक का जस्ट उल्टा हो जाएगा। और अब अपन आगे, चूंकि अणु अनियमित गति करते हैं, वापस आगे लिखेंगे अपन, चूंकि अणु अनियमित गति करते हैं, चूंकि अणु अनियमित गति करते हैं, अतः उनकी सभी दिशाओं में, अतः उनकी सभी दिशाओं में, अतः उनकी सभी दिशाओं में। अब अपन अणु से रिलेटेड अपन बता रहे कि कितने अणु इधर जाएंगे। भाई इस परत के अंदर जो अणु फंसे हुए हैं, सेंटर वाली परत के जस्ट ऊपर और इस सेंटर वाली जस्ट नीचे, तो कितने अणु उधर से इधर जा रहे हैं और कितने अणु ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो वो अणु अब कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए इतने अणु कैसे होने चाहिए, अपन देख रहे हैं। अपन एक चीज देखी कि इन दोनों परत के बीच फंसे हुए जितने भी अणु हैं वो अनियमित अव्यवस्थित गति कर रहे हैं, किधर भी इधर उधर जा रहे हैं। तो अपन ने लिखा कि अणु की गति जो होती है कौन सी होती है, अनियमित गति होती है, अतः उनकी सभी दिशाओं में गति की प्रायिकता समान होती है, सभी दिशाओं में
गति की प्रायिकता क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी दिशाओं में गति की प्रायिकता समान होती हैं यदि अणु के वेगों को एक्स वाई व जेड दिशा में वियोजित करें। पहले मैं लैंग्वेज लिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, देखना। एक्स वाई व जेड दिशा में क्या करें, वियोजित करें। तो कुल अणु की संख्या के 1/3 भाग कौन सी दिशा में हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स दिशा में। कितना हो जाएगा, 1/3 पार्ट एक्स दिशा में और 1/3 वाई दिशा में तथा 1/3 जेड दिशा में। ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। 1/3 जेड दिशा में गति करते हैं। अब देखिए नीचे वाली लाइन, इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, परत P से Q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, P से Q की तरफ बढ़ने वाले अणु का, कि mv संवेग का फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, तो vx प्लस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल z, क्योंकि इधर सारे अणु जो गतिशील है वो इस वेग से गतिशील है। इसी प्रकार परत R से Q को पार करने वाले अणु का x दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, m, इसके ऊपर जब मान बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है vx माइनस लैम्डा डेल vx अपॉन डेल z। यहाँ तक ठीक है। अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई जो अणु इधर की तरफ गतिशील है, डायग्राम के अंदर अपन प्लॉट करते हैं कि अपने जो अणु इधर की ओर गतिशील है, ये अणु सारे परत P से Q को पार करे, तो कितने अणु वो मैं निकाल रहा हूँ। बट कितने अणुओं का इधर ट्रांसफर हो रहा है, उनके संवेग का, ऐसा आपको डायग्राम में बताना है, ऐसे एरो के रूप में। अपने यहाँ पर ऐसे 4 लाइन बना ली। ठीक है, भाई कितने अणुओं का इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये निकालने के लिए अपने को पता है, चूंकि यहाँ पर अपने लिखा चूंकि अणु अनियमित गति करते हैं, तो अनियमित गति करने का मतलब कोई सी भी डायरेक्शन किधर भी चले सकते हैं, यहाँ पर किधर भी। तो इस कंडीशन में अपन पर्टिकुलर 3 डायरेक्शन लेते नहीं लेते, 3 डायरेक्शन एक्स वाई और जेड। तो अतः उनकी सभी दिशाओं में गति की प्रायिकता क्या होगी, समान होती। सभी दिशा मतलब एक्स वाई जेड, सभी दिशा मतलब एक्स वाई जेड। फिर अपन ने लिखा कि यदि अणु के वेगों को अपन एक्स वाई जेड दिशा में वियोजित करें, मतलब या तो वो एक्स दिशा में जा सकता है या वो वाई दिशा में जा सकता है या जेड दिशा में, तो कुल अणु की संख्या के, टोटल अणु की संख्या का उसका 1/3, मतलब एक कोई अणु है 3 दिशा में जा सकता है, 3 में से एक समय एक ही दिशा में रहेगा, तो 3/1 ये इसकी प्रायिकता होगी नहीं होगी, कि उसका मान लिया कि 1/3 पार्ट। प्रोबेबिलिटी अपन निकालते कितनी संभव कंडीशन है, 3 संभव कंडीशन है, उसमें से कितनी हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब 1/3 पार्ट ये अपन ने देखा, 1/3 पार्ट एक दिशा में और 1/3 भाग वही दिशा में और 1/3 भाग क्या हो जाएगा, जेड दिशा में। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि ये जो 3 गतियाँ होती है ना, अभी अपन डायग्राम में आपको समझता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। ये पर्टिकुलर अपन एक कण लेकर चल रहे हैं, एक अणु, लेकिन गैस में बहुत सारे अणु होते हैं। ऐसे अपन डायग्राम बनाते हैं, ये अपनी 3 डायरेक्शन हो गई, देखिएगा आप ध्यान से। तो ये वही है, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वही हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये x है तो इसका जस्ट अपोजिट में क्या होता है, -x, और ये z है, इसका जस्ट सामने क्या होता है, -z। तो इसका मतलब अपने पास अणु की गति करने की संभव कंडीशन कितनी हो जाएगी, 1/6, 6 पार्ट हो जाएंगे, 3 और 3 6 डायरेक्शन। फिर अपन मान लेंगे कि यहाँ पर अणु एक गतिशील है। ठीक है, बहुत सारे अणु गतिशील है, तो उसका अपन माध्य, उसका सभी का अपन क्या लेते हैं, औसत चाल c बार, औसत चाल अपन ये लेते हैं c बार। अब अपन ये मानते हैं कि माना अणु की संख्या n, भाई अणु कितने अपने को पता नहीं, n हो सकते हैं, इसका मतलब इस P से Q को पार करने वाले अणु की संख्या कितनी हो जाएगी, n c बार अपॉन 6। ऐसे निकालेंगे, 6 कंडीशन बन गई अपने पास, n टोटल अणु है और प्रत्येक अणु c बार वेग से गतिशील है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे n c बार अपॉन 6। कैसा है, समझ गए, n c बार अपॉन 6। अभी मैं लिखूंगा तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ तक अपन ने कर लिया, आगे चलिए। आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक अक्ष के, इसके अतिरिक्त
प्रत्येक अक्ष के एक्स वाई जोड़ तीनों के है ना, प्रत्येक अक्ष के धनात्मक व ऋणात्मक दिशाओं भी संभव है। धनात्मक व ऋणात्मक डायरेक्शन भी संभव है। धनात्मक व ऋणात्मक दिशाएं भी संभव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो अपन बता सकते हैं कि अतः किसी एक ही दिशा में गतिशील अणुओं की संख्या, अतः किसी एक ही दिशा में गतिशील अणु की संख्या, एक ही दिशा में गतिशील अणु की संख्या कितनी होती है? 1/6 होती है। 3 और 3 6 होगी, मतलब अपने पास डायरेक्शन कितनी बन गई? 6। 6 में से एक समय में वो एक दिशा में तो रहेगा, तो अपन कैसे बता सकते हैं? 1/6 बता सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक अपने पास जो कंडीशन है आप इसको देखिएगा। अभी अपना फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक आप समझ लीजिए। इसके आगे अब अपन अगले वाली क्लास में देखेंगे कि कैसे इसका मान, ये अपन बता रहे थे ना, मैं आप बता रहा था NC//6 कैसा है अपने को देखना है। ठीक है, कितने अणु P से Q को और पार कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट सभी के नोट्स बनाइए अच्छे से, और जो भी थ्योरी लिखी, क्योंकि अभी थ्योरी और चलेगी आगे, इतनी की इतनी थ्योरी और लिखनी, फिर उसके बाद अपन फॉर्मूले और पहुँचेंगे। तो किस प्रकार अपन पॉइंट टू पॉइंट सारी थ्योरी लिख रहे हैं और अपने पास ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैं कल बताऊँगा। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले कि अभिगमन परिघटना को समझाइए, अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछ ले, अभिगमन परिघटना को समझाइए, कल नहीं लिखाया था मैंने, आज लिखा है, अभिगमन परिघटना को समझाइए, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना का। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, अभिगमन परिघटना को समझाइए। तो ये आपको आंसर देना, जो मैंने आपको कल लिखवाया था वो और आज वाला। कल एक पॉइंट हो गया था, आज तीनों पॉइंट, वो तीनों पॉइंट मिलाकर इसके अंदर आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार करूंगा, ये जो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना जो आपका टॉपिक चल रहा है उसको आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर देखना, थ्योरी लिखना, आप नोट्स बनाओगे, 2-3 बार रीड करोगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।